गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो भारत भूगोल की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए भारत की अपन ने जलवायु के बारे में पढ़ा था। तो अपन ने जलवायु में जो पढ़ा था कि जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पार्ट 1 में पढ़ा था, और पार्ट 2 में अपन ने पढ़ा था कि जो ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है और शीत ऋतु के बारे में। आज हम पार्ट 3 में अपन बात कर रहे हैं जलवायु के वर्षा ऋतु, यानी जो भारत में जो मानसून है वो वर्षा ऋतु में किस प्रकार से आगे बढ़ता है। यह जो व्यापारिक पवन है वो किस प्रकार से भारत की ओर अग्रसर होती है, जो हिंद महासागर से या अरब सागर से आने वाली मानसून। तो अपन उस मानसून के बारे में अपन बात करते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार से मानसूनी पवनें है जो भारत में मानसून को लाने का काम करती है, और कौन सी पवनें हैं जो विश्व स्तर पर जो भारत को मानसून लाने का काम करती है। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्षा ऋतु। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है वो कब आता है। जैसे अपन कहते हैं कि जून महीने में अपन के, जैसे जून जुलाई में अपन के बारिश शुरू हो जाती है, तो अपन बात करते हैं कि जो वर्षा ऋतु है मध्य जून से लेकर सितंबर तक। कब आती है वर्षा ऋतु? मध्य जून से सितंबर तक। इस समय संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप निम्न वायु दाब का केंद्र रहता है। अब जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो निम्न दाब का केंद्र कैसे रहता है। जैसे इस समय क्या होता है, यहां पर अपन छोटे से एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे इधर ये आपका ग्लोब मान लिया, ये आपकी 0 डिग्री रेखा, तो यहां पर है आपका कर्क रेखा 83.5। तो अब भारत की स्थिति है, यहां पर कर्क रेखा बीचों बीच में से भारत से गुजरती है। तो जब जून के महीने में, यानी जून के महीने में सूरज कहां रहता है, यहां पर कर्क रेखा के ऊपर सूर्य रहता है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है तो तापमान क्या हो जाएगा, यहां पर अधिक हो जाएगा। अगर तापमान अधिक होगा तो आपको पता होना चाहिए ताप और दाब हमेशा विपरीत संबंध होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान उच्च है तो दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि सूर्य यहां पर है कर्क रेखा पर, क्योंकि जून का महीना चल रहा है तो जून में सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जून जुलाई के महीने। तो यहां पर ताप क्या हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर है अधिक, तापमान है अधिक। तो क्या होगा, जो कर्क रेखा पर तापमान अगर ज्यादा है तो भारत के जो उत्तरी छोर है यहां पर इसकी तुलना में महासागर, यहां पर है जलीय भाग। इन दोनों की तुलना में, जलीय भाग और स्थलीय भाग की तुलना में, तो स्थलीय भाग में तापमान अधिक है। तो तापमान अधिक होने के कारण दाब क्या हो जाएगा, यहां पर जो दाब है वो हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा हमेशा कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, हमेशा कम हो जाएगा। यहां पर दाब हो जाएगा कम, तो दाब कम हो जाएगा, यानी इस क्षेत्र में दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दाब। और यहां पर जो है आपका दाब इसकी तुलना में यहां पर दाब क्या हो जाएगा, अधिक। यानी जब अपन जून की बात कर रहे हैं तो जो किस प्रकार से मानसून यहां से उत्पन्न होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए भारत की जो स्थिति है यहां पर है कर्क रेखा के ऊपर, और महीना है जून का। तो जून के महीने में सूर्य रहता है कर्क रेखा के आसपास। तो क्या होता है, यहाँ का तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होता है तो दाब क्या होगा, कम होगा। तो भारत के जो स्थलीय भाग है वहां पर दाब क्या हो जाएगा, आपके प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और इसकी तुलना में महासागर या अपन कह सकते हैं समुद्रों में जो ताप है वो इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, कम, और दाब हो जाएगा अधिक। तो पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब, यहां पर उच्च दाब है और यहां पर निम्न दाब है। कारण कहां से समझ में आया कि जो मानसून किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इस चित्र से आपको समझना है। कि अब आपको मैं बता देता हूं कि भारत में कौन सी पवनें अपन कहते हैं दक्षिण पूर्वी पवनें, व्यापारिक पवनें जो वर्षा लाने में सहायक है। तो आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर 30 डिग्री के मध्य कौन सी पवन चलती है विश्व स्तर पर, तो वो पवन चलती है व्यापारिक पवनें। कौन सी चलती है, व्यापारिक पवनें। अब जो व्यापारिक पवन है, अब व्यापारिक पवन में भी किस पवन से बारिश होती है भारत में, तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन से। किस पवन से होती है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन से भारत में वर्षा होती है। तो यहां पर तो ये दक्षिण पूर्वी है नहीं, तो जब यहां पर ये मकर रेखा है, मकर रेखा, जब सूर्य ऐसे उत्तरायण हो रहा है तो यहां की जो स्थितियां हैं वो यहाँ ऊपर की ओर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि जो अंत उष्ण क्षेत्र है वो कर्क रेखा की ओर खिसक जाएगा। और जो यहाँ की जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है, दक्षिणी पूर्वी, ये है आपकी व्यापारिक पवन है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन क्या करेगी, इसका स्थान ग्रहण करके यहाँ आ जाएगी।
और यहां से फिर ये भारत की ओर मुड़ जाएगी, यहां से कोरियलिस बल के कारण, क्योंकि जो उत्तरी भाग है हमेशा ग्लोब का, जहां पर उत्तरी गोलार्ध में कोरियलिस बल के कारण पवने दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवने का बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये पवन यहां से दक्षिण पूर्वी पवन व्यापारिक यहां से इस भाग को क्रॉस करेगी भूमध्य रेखा को और ऊपर की ओर मुड़ जाएगी और भारत की ओर जो क्या करेगी, मानसून लाने का काम करेगी। तो अपन बात करते हैं कि जब यहां पर गर्मियों के टाइम में भारत का जो स्थलीय भाग है इसको अपन कहते हैं मानसून गर्त। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो गड्ढा है यहाँ पर जो तापमान क्या है, अधिक है, और जो दाब क्या हो जाएगा, कम, और जहां दाब कम होता है वो मानसून को लाने का काम करता है, मानसूनी पवनों को अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो ये हो जाएगा गर्त और इसको अपन कहते हैं मानसूनी गर्त, क्योंकि ये यहाँ से पवनों को इधर खींचने का काम करता है। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये हो जाएगा मानसून का गर्त या मानसून का गड्ढा। यहां से फिर यहां से पवने इस ओर भारत की ओर आएगी, जल भाग से स्थल भाग की ओर। तो इस यहां पर निम्न वायुदाब के कारण उपस्थित रहता है, निम्न वायुदाब उपस्थित रहता है और इसको अपन जिसे अपन क्या कहते हैं, मानसूनी गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी गर्त। अगली बात, निम्न वायुदाब के कारण व्यापारिक हवाएं आर्द्रता से परिपूर्ण होकर भारत की ओर अग्रसर होती हैं और क्षेत्र विशेष में वर्षा करती हैं। फिर क्या होता है, जैसे ये मानसून गर्त है, अब जो यहाँ पर निम्न दाब केंद्र है तो यहाँ उच्च दाब है, तो पवने निम्न दाब के उच्च दाब केंद्र से निम्न दाब की ओर पवने चलना शुरू होगी। तो यहाँ से अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, यहाँ से पवने क्या कर देगी, नमी ले लेगी, आर्द्रता ग्रहण कर लेगी और क्षेत्र विशेष पर अलग अलग समय में ये क्या करेगी, बारिश करेगी। ठीक है, यहां से ये मानसून ऊपर चलना शुरू होगा। फिर बात करते हैं कि भारतीय मानसून सर्वप्रथम, भारतीय जो मानसून है सर्वप्रथम कहां पर वर्षा करता है? अगर भारतीय मानसून की बात की जाए तो ये जो अंडमान निकोबार है, ये देखो यहां से भारत की जो मुख्य भूमि है इससे भी नीचे है अंडमान निकोबार। तो यहां पर भारत में सबसे पहले बारिश कहां होती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारत में सबसे पहले बारिश कहां होती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारत में सबसे पहले 20 मई को, लगभग 20-25 मई के आसपास यहाँ बारिश हो जाती है अंडमान निकोबार पे। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले बारिश कहां होती है तो अंडमान निकोबार। अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि भारत की जो मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम बारिश कहां होती है तो भारत की जो मुख्य भूमि है केरल, मालाबार तट, तो यहाँ पर बारिश होती है। सबसे नीचे ये स्थान है तो यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गई 20 मई की बात, यहाँ पर 20 मई को अंडमान निकोबार द्वीप पर ये पवने इधर चलना शुरू हो जाती हैं। फिर बात करते हैं, जैसे यहाँ की जो पवने है वो इस प्रकार से चलेगी, यहाँ की जो पवने है 0 डिग्री से फिर इस प्रकार चलना शुरू हो जाएगी, ये इस प्रकार से। इसको अपन क्या कहेंगे? अरब का मानसून। ठीक है, फिर बात करते हैं, जो ये मानसून है भारत की मुख्य भूमि पर, ये जो मानसून है भारत की मुख्य भूमि पर, यहाँ पर ये जो मुख्य भूमि है आपको पता है ये वाली, इसको अपन कहते हैं मालाबार तट के, वो चाहे केरल राज्य कह सकते हैं, केरल। तो अपन इसको कह सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 5 जून के मध्य यहाँ पर बारिश आनी शुरू हो जाती है। और यहां पर जब पहली बार बारिश आती है, सबसे पहली बार बारिश को अपन कहते हैं मानसून प्रकोष्ठ, यानी मानसून का विस्फोट। यानी जब पहली बार बारिश आती है यहाँ पर इस तट पर के मालाबार तट पर, तो जो तेज हवाएं होती है समुद्र की, जो यानी इतनी ज्यादा तेज हवाएं होती है या उनमें आर्द्रता की ज्यादा मात्रा होती है, तो वो एकदम केरल के तट पर टकराएगी तो ज्यादा बारिश करेगी, एकदम बिजली भी तेज, मेघ बादल भी तेज आवाज करेंगे और बिजली चमकेगी तेज से और मूसलाधार बारिश होगी। इस प्रकार जो पहली बारिश होती है उसको अपन कहते हैं मानसून प्रकोष्ठ। जो जून के प्रथम सप्ताह में जो बारिश होती है उसको कहते हैं मानसून प्रकोष्ठ। फिर अपन बात करते हैं, यहां पर 1 से 5 तारीख को बारिश हो गई। फिर ये जो धीरे धीरे पवने आगे बढ़ेगी, यहाँ 10 जून को ये बंबई और कलकत्ता में बारिश कर देगी, 10 जून को यहाँ पर पवने चलना शुरू हो जाएगी। 10 जून को देखो, सबसे पहले आपको 20 मई को याद रखना अंडमान निकोबार पे, फिर पवन धीरे धीरे आगे चलेगी तो मालाबार तट पर 1 और 5 जून को यहाँ आ जाएगी और 5 जून को यहाँ मेघालय और त्रिपुरा में भी बारिश कर देगी, मिजोरम और त्रिपुरा में। फिर बात करते हैं, ये 10 तारीख को क्या करेगी और यहाँ सिक्किम और यहाँ असम के भी कुछ राज्य में बारिश कर देगी, पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर 5 तारीख को। फिर 10 तारीख को ये जो 10 मई को बंबई और कलकत्ता पर ये चलेगी ये पवन इस प्रकार से, तो यहाँ भी बारिश हो जाएगी।
फिर 15 तारीख को कच्छ, ये जो गुजरात का क्षेत्र है सौराष्ट्र, यहां से लेकर यहां तक बारिश हो जाएगी। फिर यहाँ 10 और 20 और 30 जून को यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर बारिश कर देगी। आप 20 से लेकर मान लो 30 तक, मान ले 30 जून तक ये हो जाएगी, यहाँ पर बारिश करेगी। फिर यहाँ से आपको कच्छ के रण में 1 जुलाई को ये गुजरात के ऊपरी बॉर्डर कच्छ के रण से प्रवेश करेगी और राजस्थान के पूर्वी हिस्से में कुछ क्षेत्रों में बारिश करेगी। फिर 15 जुलाई को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र या अपन कह सकते हैं भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अंत में मानसून क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ये 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में मानसून फैल जाएगा, संपूर्ण भारत में धीरे धीरे, यानी जून से प्रारंभ हुआ, 20 मई से प्रारंभ हुआ और 15 जून तक लगभग 2 महीने लग जाते हैं मानसून को आने में। जैसे अपन बात करते हैं सबसे अंत में ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं जून के प्रथम सप्ताह में जब मालाबार तट पर जो मानसून का प्रफस्ट होता है, जिससे तेज बिजली या तेज मेघ गर्जना के साथ में जो मूसलाधार बारिश होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, मानसून प्रफस्ट कहते हैं। अब अपन बात करते हैं अगली बात कि जो भारत का जो ये आकार है, तो ये प्रायद्वीपीय आकार है, यानी एक तरफ से प्रायद्वीप का मतलब ये हो गया, यानी वह भूमि या वह क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसको अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इधर हो जाएगा आपका हिंद महासागर। तो ये 3 ओर से पानी से घिरा, इसका मतलब ये प्रायद्वीपीय। इसके कारण प्रायद्वीपीय आकृति के कारण जो यहाँ का जो मानसून है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। एक भाग इधर वाला हो जाएगा अरब सागर वाला और दूसरा भाग हो जाएगा ये। तो इसको अपन क्या कहते हैं, मानसून के जब 2 भागों में बढ़ जाता है, इसको कहते हैं अरब सागर की शाखा का मानसून और दूसरी शाखा को कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून। तो अब अपन बात करते हैं अरब सागर के शाखा के मानसून किस प्रकार से होता है और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो बात करते हैं कि जो मानसूनी पवने हैं, जो भारत के जो मानसून को 2 भागों में बांट दिया, अरब सागर की शाखा और प्रायद्वीपीय या बंगाल की खाड़ी की शाखा। फिर अपन कहते हैं कि जो अरब सागर का मानसून है, इसकी मुख्य रूप से 3 शाखाएं अपन पढ़ते हैं। इसकी अरब सागर के मानसून को भी अपन पूरे भारत में 3 शाखाओं के रूप में अलग अलग पढ़ते हैं। और जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है, इसकी मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं, जो अपन पढ़ेंगे अभी। तो अपन पढ़ते हैं अरब सागर की शाखा के में कौन कौन से मानसून किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो देखो बात करते हैं, जैसे यहां से ये है आपका अरब सागर का मानसून, यहां से अब यहां से पवने धीरे धीरे इधर आ जाएगी। फिर यहाँ का जो भाग है आपको ये नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं अपन पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं इसको, पश्चिमी घाट। ये जो पर्वत श्रृंखला यहां तक फैली हुई है, इसको अपन क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। तो सबसे पहली शाखा जो अरब सागर की प्रथम शाखा होती है, वो यहां से अरब सागर की जो पहली शाखा आगे बढ़ते हुए पश्चिमी घाट से टकराएगी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग यानी इधर वाले भाग पर लगभग 300 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक की बारिश करते हैं। यानी यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है इस पहली बात, क्योंकि यहां से आर्द्रता ग्रहण करे, यानी ज्यादा आर्द्रता यानी नमी की मात्रा है, तो यहाँ जो पर्वतमाला है इससे टकराएगी पवने, तो यहाँ पर बारिश करेगी पश्चिमी भाग पर 400 से भी ज्यादा। अब धीरे धीरे ये पर्वत को ऐसे ऊपर पवने ऊपर उड़ती उड़ती हुई पर्वत को पार करते हुए वापस नीचे गिरेगी और फिर पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर यहाँ पर लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश करती है, बिल्कुल कम। तो इस भाग को अपन क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं इस भाग को। वृष्टि छाया प्रदेश यानी जहां पर किसी भी पर्वत के जो पीछे वाला भाग होता है, जहां पर बारिश की मात्रा बिल्कुल कम होती है, इस भाग को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे एक और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में तो देखो 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर बिल्कुल 50 सेंटीमीटर तक की बारिश हो रही है। तो इस प्रकार ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ये हो गई अरब सागर की 1 नंबर की शाखा। फिर अपन दूसरी शाखा की बात करते हैं, जिस प्रकार से ये इधर से मानसून की जो पवने जाएगी अरब सागर से, तो ये क्या करेगी, यहां पर 2 पर्वतमाला है, एक तो है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा।
तो अपन बात करते हैं जो दो पर्वतमाला के बीच में जब ये मानसूनी पवनें फंस जाएगी तो ये इस प्रकार से आगे विंध्याचल और पर्वतमाला के बीच में जब मानसून अरब सागर की जब दूसरी शाखा की जो मानसूनी हवाएं हैं प्रवेश कर जाएगी तो वो उन पर्वतों के बीच में घाटी घाटी होते हुए भारत में आगे की ओर बढ़ती है। तो इस शाखा को अपन क्या कहते हैं, नर्मदा या ताप्ती नदियों के मध्य की अरब सागर की दूसरी शाखा कहते हैं। जो इन दो पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल और सतपुड़ा, इनके मध्य होकर ये गुजरती है और यहाँ इनके मध्य वाले भाग पर घाटी क्षेत्रों में बारिश करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ती है पवन। फिर अपन बात करते हैं जो मानसून की, ये तो हो गई आपकी 2 नंबर की शाखा, ये 1 नंबर हो गई पश्चिमी घाट से टकराने वाली, दूसरी हो गई जो आपके विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य चलने वाली, और तीसरी यहां से जब ये पवनें आगे की ओर बढ़ेगी तो ये सौराष्ट्र से लेकर ये राजस्थान के पश्चिम भाग, ये जो सौराष्ट्र है या जो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, यहां से ये जो शाखा मानसून की अरब सागर की तीसरी शाखा के रूप में ये प्रवेश करेगी और भारत में ये आगे की ओर बढ़ जाएगी। और ये अरावली है, यहाँ पर राजस्थान में ये अरावली, तो यहाँ पर इसके समानांतर होते हुए ये पवनें क्या कर जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती हैं और अरावली की दिशा मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में अधिक बारिश नहीं कर पाती है और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है बिल्कुल शुष्क रह जाता है, बिल्कुल कम वर्षा प्राप्त करता है। पूरी क्षेत्र में और भी बारिश होती है, क्यों होती है वो अभी अपन बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी कुछ बारिश होती है, इसलिए वहां पर थोड़ी बारिश होती है। अब ये अरब सागर के मानसून की शाखा तो इस प्रकार से भारत में चलती है, ये इस प्रकार से ये भारत में इस प्रकार आगे बढ़ जाएगी। पूरे भारत में ये अगर बोल दिया जाए कि अरब सागर की शाखा से भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बारिश होती है या बंगाल की खाड़ी, तो क्षेत्रफल में अगर पूछे जाए तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की शाखा की बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि के कोण से, तो अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। अगर प्रतिशत में बात की जाए कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक प्रतिशत में किससे बारिश होगी, तो प्रतिशत में आपको याद रखना बंगाल की खाड़ी से। अगर क्षेत्रफल में पूछे तो अरब सागर, और अगर प्रतिशत में पूछे तो बंगाल की खाड़ी से भारत में सर्वाधिक बारिश होती है। ये तो अपन ने पढ़ा अरब सागर की 3 शाखाएं, नंबर 1 जो पश्चिमी घाट से टकराने वाली, नंबर 2 जो विंध्याचल और सतपुड़ा या नर्मदा और ताप्ती नदियों घाटी क्षेत्रों में जो वर्षा करती है, और नंबर 3 जो गुजरात के सौराष्ट्र या कच्छ जिले से प्रवेश करती है और भारत में संपूर्ण भारत में बारिश करती है, आगे राजस्थान की ओर अरावली के समानांतर बढ़ती हुई उत्तर पश्चिमी भारत की ओर चली जाती है। फिर अपन बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से ये पवनें जो ऊपर की ओर चला करते हैं, ये अब ये क्या करेगी, ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये जो शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है म्यांमार में अराकोन योमा, ये एक पर्वत श्रृंखला यहां पर है। यहां पर क्या एक पर्वत श्रृंखला, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला, इससे ये क्या करेगी, और बंगाल की खाड़ी की शाखा यहां से टकरा जाएगी, यहां से टकराएगी, यहां से टकरा कर फिर क्या होगा, ये जो शाखा है यहां से टकराने के बाद में इस प्रकार मुड़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, यहां से टकराने के बाद इस प्रकार मुड़ जाएगी, और इस प्रकार मुड़ने के बाद में जो ये शाखा है इस प्रकार से आगे चली जाएगी। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है मुख्य रूप से ये आगे बढ़ते हुए जब म्यांमार के या जो ये पर्वत श्रृंखला है अराकोन योमा से टकराने के बाद में ये श्रृंखला भारत की ओर मुड़ जाती है, और ये भारत की ओर मुड़ने के बाद में ये श्रृंखला क्या करेगी, यहाँ पर पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में ये बारिश करेगी और ये भी 2 भागों में बंट जाएगी। एक जो शाखा होगी ये मेघालय व दक्षिण पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर प्रवेश करेगी, ये जो एक शाखा है यहाँ से आगे बढ़ेगी, और एक शाखा है जो बंगाल की खाड़ी, ये बांग्लादेश और कलकत्ता से होते हुए ये उत्तर भारत की ओर ये आगे बढ़ेगी इधर से। ये तो अब जो ये वाली एक शाखा है जिसका ये वाली, जैसे अपन कहते हैं इसको अपन कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की शाखा, तो ये क्या करेगी, ये शाखा जब मेघालय पठार है या उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी राज्य वहां पर बारिश करने का काम करेंगे। ठीक है, अभी अपन बताएंगे मेघालय राज्य में सर्वाधिक बारिश क्यों होती है, गारो खासी जयंतियों की पहाड़ी पर। तो पहले अपन बात करते हैं, ये एक शाखा है जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में या उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश करती है, ये 1 नंबर की शाखा।
फिर 2 नंबर की शाखा इधर अपन बात करते हैं, ये यहां से टकराने के बाद में ये क्या करेगी, दूसरे राज्यों में चली जाएगी इधर से, यानी भारत में ये इधर से प्रवेश करती है यहां से टकराने के बाद में। तो ये क्या करेगी, यहां की जैसे देखो ये क्या करेगी, यहां बता देते हैं आपको, ये वाला क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये वाला, तो यहां पे क्या करेगी, लगभग हिमाचल का अपन धर्मशाला स्थान मान सकते हैं, धर्मशाला क्षेत्र। तो यहां से अरब सागर की शाखा इधर से बढ़ रही है, इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा बढ़ रही है, दोनों यहां पर क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी और यहां पर ज्यादा बारिश करेगी, यानी कुछ नमी इसमें है कुछ नमी इसमें है, तो यह यहां पर बारिश करेगी। और ये जो शाखा है यहां पर आते आते यहां पर अरावली पर्वतमाला है अपन के राजस्थान में, तो ये जो शाखा है अरावली पर्वतमाला से भी टकराएगी, तो अरावली पर्वतमाला इसके अवरोधक का काम करेगी। तो अवरोधक के काम में यहां पर बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश होती है। अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में राजस्थान की बारिश होने का मुख्य कारण क्या है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, यहां पर सर्वाधिक बारिश क्यों होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वतमाला क्या अवरोधक का काम कर रही है। और फिर ये जो पवने हैं थोड़ी बहुत आर्द्रता लिए हुए, फिर ये पवने अरावली पर्वतमाला को पार करते हुए राजस्थान में इधर वृष्टि छाया प्रदेश में बिल्कुल थोड़ी बारिश करते हैं, और बंगाल की खाड़ी की शाखा के लिए इधर वाला क्षेत्र क्या हो गया, राजस्थान का जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, थार का मरुस्थल, ये वृष्टि छाया प्रदेश बन गया इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश बन गया। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गए अपन के मानसून के आने की और जाने की जो प्रक्रिया है। अब अपन बात करते हैं एक कि मेघालय में जो सर्वाधिक बारिश होने का क्या कारण है। यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं, ये मेघालय क्षेत्र में आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपका मेघालय क्षेत्र है, ये यहाँ पर एक मेघालय पठार है, मेघालय राज्य है। यहाँ पर क्या है, ऐसे 3 पहाड़ियां, इस प्रकार से 3 पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ आपके मेघालय में क्या है, ये 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोई मेघालय में अगर बंगाल की खाड़ी की शाखा अगर यहाँ प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर क्या है, जो ये 3 पहाड़ियां हैं इस आकार में है, जैसे ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये क्रम से है, लाइन में है, लेकिन इस प्रकार से, जैसे एक बार ये बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ चलेगी तो यहां से भी टकराएगी, फिर यहां से टकराएगी, फिर यहां से टकराएगी, और ये ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी। और इन तीनों पहाड़ियों के बीच में गोल गोल घूमने से, यहां से आपस में टकराने से भारत में सर्वाधिक जो बारिश होती है मेघालय में होती है। मासिन ग्राम व चेरापूंजी 2 स्थान, पहले चेरापूंजी में होती थी, अभी वर्तमान में नया नाम है जो मासिन ग्राम है, वहां पर भारत की नहीं विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ की जो कीप नुमा पहाड़ियां हैं उसके कारण ये तीनों ओर से पहाड़ियां इस बंगाल की खाड़ी की शाखा को घेर लेती हैं और इनसे बारिश करती हैं, और ये फिर इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं, फिर इनको ये पार करके जाती है, तो उसमें हवाओं में आर्द्रता की कमी हो जाती है और फिर दूसरे राज्य, उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश करती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो वर्षा ऋतु में है, जो भारत में जो मानसून का किस प्रकार से प्रवेश होता है, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाओं से मानसून का किस प्रकार से जो प्रवेश होता है और किस प्रकार से वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं, अरब सागर के 3 शाखा के रूप में और बंगाल की खाड़ी की 2 शाखा। अरब सागर की जो पहली शाखा है मैं आपको बता देता हूँ, पश्चिमी घाट से टकराती है। दूसरी शाखा है जो नर्मदा, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में से, और तीसरी शाखा है जो कच्छ या अपन कह सकते हैं गुजरात के कुछ भागों से होकर ये आगे की ओर बढ़ जाती है, सौराष्ट्र वगैरह से। और बंगाल की खाड़ी की 2 शाखा, एक अराकान योमा से टकराने के बाद इधर बंगाल उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवेश करती है, और दूसरी शाखा इधर से बंगाल की खाड़ी की ओर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से आगे बढ़ती हुई हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, वहां शिमला में सर्वाधिक बारिश करती है, क्योंकि वहां बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा आपस में मिल जाती है। एक शब्द आपको शब्दावली आती है, मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद, जैसे ये शब्द कहीं दिया होता आपको, मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद शब्दावली से मैं आपको बता देता हूं कि मानसून विच्छेद का मतलब क्या होता है कि जो मानसून अपन के राजस्थान में, भारत में आने वाला मानसून है, कभी लगातार इतनी बारिश नहीं होती है, कुछ समय छोड़ छोड़ के बारिश होती है। जैसे अपन एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, जैसे 1 जून को बारिश हुई, फिर 7 जून को बारिश होगी,
फिर मान लो कभी 25 जून को बारिश हुई, यानी इनके मध्य जो गैप है, जो अंतराल है यहाँ पर, यानी यहाँ 7 दिनों का अंतराल, यहाँ लगभग 10 से 15 दिनों का अंतराल, तो इस अंतराल को अपन क्या कहते हैं, विच्छेद। और विच्छेद किसका है, मानसून का, यानी मानसून समय समय पर न आकर टुकड़ों में आता है। तो इसी बात को अपन, या इसी लैंग्वेज को, इसी को अपन क्या कहते हैं, मानसून का विच्छेद। यानी जब मानसून लगातार नहीं आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मानसून का विच्छेद। और मानसून प्रकोष्ठ मैंने आपको पहले बता दिया था। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भारत में जो वर्षा ऋतु में जो बारिश होने वाली है वो इस प्रकार से बारिश होती है। और एक अपन बता देते हैं कि अरब सागर में तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बारिश होती है और बंगाल की खाड़ी में भारत की सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से बारिश होती है। अगली बात अपन करेंगे आगे वाले पार्ट में। थैंक यू।